सुप्रभात। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए फॉर्मेट स्टाइलो न्यूज स्ट्रेटेजिक डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप एक सुबह उठते हैं और खबर आती है कि यूरोप में तैनात 68,000 अमेरिकी सैनिकों को अचानक वापस बुला लिया गया है। हाँ, मतलब जिस सैन्य छतरी ने दशकों से एक पूरे महाद्वीप को सुरक्षित रखा था, वो रातों रात हटा ली गई है। बिल्कुल। तो क्या ऐसी स्थिति में यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सकता है या ये महाद्वीप एक बार फिर इतिहास के सबसे अस्थिर दौर में खिसक जाएगा? यह एक गंभीर सवाल है और हम यहाँ सनसनी या भय पैदा किए बिना तथ्यों के आधार पर इसका पेशेवर विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये प्रसारण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया है। स्टाइलो न्यूज, जो कि स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। हाँ, मतलब जिस इंटेल ऑप्स प्रणाली का उपयोग सरकारी एजेंसियां या बड़े व्यापारिक उद्यम अपने संचालन के लिए करते हैं, उसकी ताकत अब सीधे आपके हाथों में है। हमारे श्रोताओं को वैश्विक निर्णय निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूल तक पहुंच मिल रही है। ये आज के समय में बेहद जरूरी भी है। स्टाइलो न्यूज के डेटा से हम असल तस्वीर देख पाते हैं। तो आज शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 है और आज हमारा मुख्य विषय है यूक्रेन युद्ध की गतिशीलता और यूरोपीय रक्षा का भविष्य। मैं इस पक्ष में तर्क रख रही हूं कि ये मौजूदा संकट यूरोप को रणनीतिक स्वायत्तता और एकीकरण की ओर धकेल रहा है। जो यूरोप कल तक अमेरिका पर निर्भर था, वो अब रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। और देखिए, मेरा नजरिया इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं मानता हूं कि यूरोप की ये रणनीतिक स्वायत्तता एक खतरनाक भ्रम है। जमीनी वास्तविकता ये है कि यूरोपीय रक्षा संरचना विखंडित हो रही है और अमरीकी साजो सामान के बिना यूरोप इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मैं शुरुआत युद्ध के मैदान की सामरिक गतिशीलता से करना चाहूंगी। मेरा तर्क ये है कि यूक्रेन अब केवल अपना बचाव नहीं कर रहा है, उसने एक रणनीतिक बाईपास का रास्ता अपना लिया है। रणनीतिक बाईपास? आपका मतलब उन गहरे ड्रोन हमलों से है? बिल्कुल। मोर्चे पर आमने सामने की लड़ाई के बजाय वे सीधे रूस की आर्थिक जीवन रेखाओं को काट रहे हैं। हम वोल्गोग्राद और बाल्टिक सागर में उस लुगा जैसे रूसी तेल टर्मिनलों पर हमलों की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हमले वाकई युद्ध का रुख बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। जब यूक्रेन उस लुगा पर हमला करता है तो वह केवल तेल नहीं जला रहा होता है। इन हमलों के कारण रूसी तेल की कीमतें 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, $116 प्रति बैरल। हाँ, लेकिन और इसका सीधा असर ये हुआ है कि पुतिन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रंटलाइन से हटाना पड़ रहा है। यूक्रेन अब लीबिया में भी रूसी संपत्तियों के खिलाफ गुप्त अभियान चला रहा है, जैसे आर्कटिक मेटेगास टैंकर पर हमला। ये दर्शाता है कि यूरोप के समर्थन से यूक्रेन तकनीकी रूप से हावी हो रहा है। रुके एक सेकंड, मुझे आपकी इस बात पर एक गहरी उलझन है। आप तेल की बढ़ती कीमतों को एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रही हैं, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि $116 का तेल वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहा है? अर्थव्यवस्था पर असर तो है, लेकिन और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इससे रूस के बाकी बचे हुए तेल निर्यात का मुनाफा और बढ़ गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप युद्ध क्षेत्र की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रही हैं। रूस एक भयानक स्तर पर अपना अनुकूलन कर रहा है। आप किस तरह के अनुकूलन की बात कर रही हैं? मैं बात कर रहा हूं रूस की नई सामरिक तकनीकी की। देखिए, रूस अब यूक्रेनी मोर्चे पर उत्तर कोरिया से आयातित टाइप 75 MLRS का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वे इन भारी तोपों को इंसानों द्वारा नहीं बल्कि रोबोटिक प्लेटफॉर्मों पर तैनात कर रहे हैं, जिन्हें कुरियर कहा जाता है। तो आपका कहना है कि उत्तर कोरिया से हथियार मांगना रूस की ताकत का प्रतीक है? मुझे तो ये एक हताश सेना का कदम लगता है। ये हताशा नहीं है, ये क्रूर व्यावहारिकता है। कुरियर एक रिमोट से चलने वाली मशीन है। इस रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके रूस बिना एक भी सैनिक खोए अपनी गोलाबारी बनाए रख सकता है। और जब आपके पास जनशक्ति बचाने का ऐसा तरीका हो तो आप युद्ध को सालों तक खींच सकते हैं। ईस्टर युद्ध विराम की विफलता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन ईस्टर युद्ध विराम में तो 175 के बदले 175 कैदियों की अदला बदली हुई थी, है ना?
वो कूटनीतिक सफलता नहीं थी। वो सिर्फ एक दिखावा था। कैदियों की अदला बदली के ठीक बाद यूक्रेन ने 7700 संघर्ष विराम उल्लंघनों की रिपोर्ट दर्ज की है। रूस को शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के ड्रोन हमले किसी रणनीतिक बाईपास का काम कर रहे हैं। वे केवल पुतिन को उकसा रहे हैं। मैं आपके इस तर्क को समझती हूँ कि रूस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको पूरी तस्वीर को देखना होगा। युद्ध के मैदान पर इस अंतहीन गतिरोध का सीधा असर वॉशिंगटन और नाटो की राजनीति पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है, और यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। स्टाइलो न्यूज़ का सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस भी यही दिखा रहा है। अमेरिकी जनता अब इस युद्ध का खर्च नहीं उठाना चाहती। हाँ, और जब अमेरिका देखता है कि ये युद्ध लंबा खिंच रहा है तो उसका धैर्य जवाब दे रहा है। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप से 68,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी है। इसके पीछे एक तात्कालिक कारण ईरान संघर्ष भी है। अमेरिका को स्पेन और जर्मनी जैसे सहयोगियों से वो सैन्य समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। नाटो महासचिव मार्क रूटे इस दरार को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में विश्वास का गहरा संकट है। यही वो बिंदु है जहां हमारी असहमति सबसे गहरी है। आप इस अमेरिकी दबाव को नाटो के विखंडन के रूप में देख रहे हैं, जबकि मैं इसे यूरोप के लिए एक उत्प्रेरक मानती हूँ। उत्प्रेरक कैसे? दशकों से अमेरिका यूरोप से कह रहा था कि वे अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सैनिकों की वापसी की इस ठोस धमकी ने यूरोप के लिए खतरे की घंटी का काम किया है। यूरोपीय संघ ने 115 मिलियन यूरो का एजाइल कार्यक्रम शुरू किया है। 115 मिलियन यूरो? आधुनिक रक्षा उद्योग में ये रकम मतलब समुद्र में एक बूंद के बराबर है। ये केवल एक शुरुआत है, ये सीड मनी है। इसके अलावा 18 यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन के लिए 10 लाख आर्टिलरी शेल की संयुक्त खरीद की है। ये कोई छोटी बात नहीं है। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुएल अल्वारेज अब खुले तौर पर एक एकीकृत यूरोपीय सेना बनाने की मांग कर रहे हैं। जुलाई 2026 में अंकारा में होने वाला नाटो शिखर सम्मेलन इस बदलाव को औपचारिक रूप देगा। ये सुनने में तो बहुत ठोस लगता है, लेकिन क्या हम व्यावहारिकता की बात कर सकते हैं? आप 10 लाख गोलों के कागजी समझौते की बात कर रही हैं, लेकिन यूरोप का रक्षा उद्योग दशकों के कम निवेश के कारण खोखला हो चुका है। ये तो वही बात हुई कि आग लगने के बाद फायर स्टेशन बनाया जा रहा है। तो क्या आप कह रहे हैं कि उन्हें फायर स्टेशन बनाना ही नहीं चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है कि फायर स्टेशन बनाने में समय लगता है और भू राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती। क्या यूरोप के पास इसे समय पर पूरा करने के लिए ढांचागत क्षमता है? हथियारों के उत्पादन के लिए कच्चे माल और मजबूत कमांड संरचना की आवश्यकता होती है, जो यूरोप के पास फिलहाल अमेरिका के बिना नहीं है। आपकी इस चिंता में दम है कि समय कम है, लेकिन संस्थागत क्षमता हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति से बनती है, और गठबंधन के भीतर इस उथल-पुथल का सीधा असर यूरोपीय देशों की घरेलू राजनीति पर पड़ रहा है। सबसे ताज़ा उदाहरण हंगरी का है। आप 12 और 13 अप्रैल के हंगरी के चुनावों की बात कर रही हैं? जी हाँ, विपक्षी नेता पीटर मग्यार के ऐतिहासिक जीत कोई आम चुनाव नहीं है। 16 साल के शासन के बाद विक्टर ओर्बन की हार ये साबित करती है कि यूरोपीय देश संकट के समय मॉस्को के बजाय ब्रुसेल्स की ओर मुड़ रहे हैं। जो देश कल तक यूरोप के लिए सिरदर्द था, वो अब मुख्यधारा में वापस आ रहा है। ये उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। रुकिए, मैं यहाँ आपसे पूरी तरह असहमत हूँ। आप हंगरी के एक घरेलू राजनीतिक बदलाव को पूरे यूरोप की सुरक्षा का प्रमाण पत्र मान रही हैं। एक देश में सत्ता बदलने से रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का खतरा कम नहीं हो जाता। अगर आपको यूरोप की असली राजनीतिक इच्छा शक्ति देखनी है तो बाल्टिक सागर की ओर देखिए। बाल्टिक सागर में तो यूक्रेन और यूरोप मिलकर रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं, है ना? उस्टलुगा का उदाहरण हमने देखा ही। वो यूक्रेन कर रहा है, यूरोप नहीं। आइए मैं आपको नाटो के एक सदस्य देश एस्टोनिया की वास्तविकता बताता हूं। एस्टोनिया के नौसेना कमांडर इवो वॉर्क ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वे रूसी शैडो फ्लीट टैंकरों को रोकने से घबरा रहे हैं। हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दें, ये शैडो फ्लीट क्या है? शैडो फ्लीट पुराने बिना बीमा वाले जहाजों का समूह है जिनका उपयोग रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। ये जहाज एस्टोनिया के जलक्षेत्र के बेहद करीब से गुजरते हैं। एस्टोनिया के पास इन्हें रोकने का अधिकार है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं
क्योंकि रूस ने बाल्टिक देशों को खुलेआम धमकियां दी हैं। कलिनिनग्राड में रूस की सैन्य उपस्थिति का डर इतना हावी है कि नाटो का एक देश कानून लागू नहीं कर पा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि पहली नज़र में ये कमजोरी लग सकता है, लेकिन इस कूटनीतिक फैसले को समझना होगा। इवो वार्क का बयान कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक संयम है। बाल्टिक देश जानते हैं कि रूस इस समय एक संकर युद्ध यानी हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति अपना रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर? बिल्कुल। रूस सीधे हमला करने के बजाय उकसाने की कोशिश कर रहा है। एस्टोनिया का इन जहाज़ों को न रोकना एक सोची समझी रणनीति है ताकि रूस को नाटो के अनुच्छेद 5 को ट्रिगर करने का कोई बहाना ना मिले। क्या आपको नहीं लगता कि ये संयम अंधाधुंध आक्रामकता से बेहतर है? संयम और भय के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, और इस मामले में यह स्पष्ट रूप से भय है। रूस का GRU, विशेष रूप से उनका APT28 हैकर समूह, यूरोप के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार साइबर हमले कर रहा है। वे हवाई यातायात में GPS जैमिंग कर रहे हैं। जब यूरोप के पास अपनी बुनियादी सुविधाओं को बचाने की क्षमता नहीं है, तो वे एक स्वतंत्र रक्षा ढांचा कैसे खड़ा करेंगे? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर शायद हम कभी पूरी तरह सहमत ना हों। खैर, हमारी चर्चा अपने अंतिम चरण में है, इसलिए इसे संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं। यूक्रेन की आक्रामक कूटनीति, रक्षा एकीकरण की शुरुआत और हंगरी जैसे राजनीतिक बदलाव ये साबित करते हैं कि यूरोप जाग गया है। रणनीतिक स्वायत्तता अब केवल एक नारा नहीं है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि यूरोप इस समय इतिहास के एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा सैन्य वापसी का खतरा, और दूसरी तरफ उत्तर कोरियाई रोबोटिक्स के माध्यम से रूस का निरंतर अनुकूलन। स्वायत्तता का लक्ष्य शायद कागज पर अच्छा लगे, लेकिन बिना अमेरिकी समर्थन के यूरोप का ये नया ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। स्थिति निस्संदेह अत्यंत जटिल है, और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, इस बहस का उद्देश्य किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना नहीं है। हमने आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। खैर, 1960 के दशक के न्यूज़ एंकर के इस गंभीर चश्मे को अब उतारने का समय आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गहरी चर्चा में आपको मजा आया होगा। बिल्कुल। इन जटिल मुद्दों के पीछे क्या, क्यों और कैसे हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस स्तर की सटीक जानकारी आपको स्टाइलो न्यूज़ पर कभी भी मिल सकती है। एकदम सही कहा। जो श्रोता पहली बार जुड़ रहे हैं, स्टाइलो न्यूज़ एक अत्याधुनिक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये दुनिया भर के 250 से अधिक समाचार स्रोतों, 20 से अधिक भाषाओं और X प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा इकट्ठा करता है, और इसका AI इंजन आपको इंटेलिजेंट स्टाइल ब्रीफ तैयार करके देता है। इसकी जो सबसे अद्भुत विशेषता है वो है इसका लोकेशन AI बॉट और पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि बाल्टिक सागर में क्या हो रहा है, आप बस नक्शे पर उस लोकेशन को चुनिए। ये AI आपको तुरंत वहां की सैन्य हलचल और संभावित परिणामों का विश्लेषण दे देगा। ये सचमुच आपके हाथ में एक रणनीतिक कंट्रोल रूम होने जैसा है। तो अगर आप भी दुनिया की जटिल घटनाओं को समझना चाहते हैं, तो आज ही www.stylonews.com पर जाएं। वहां जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। आज के इस प्रसारण को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहा था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बना बनाया ब्लूप्रिंट नहीं होता। सही कहा। और जब पुराने ब्लूप्रिंट काम करना बंद कर दें, तो हमें एक नया नक्शा खुद बनाना पड़ता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।